हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी अगर आपको आवाज प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है, स्क्रीन प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है तो बताइएगा। सेशन को स्टार्ट करेंगे। गुड आफ्टरनून अर्पिता जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? जय हिंद, जय हिंद राजीव जी। ऑल राइट, स्क्रीन भी प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है? चलो, वेरी गुड। लेट्स स्टार्ट विद द बैच। तो सबसे पहली चीज तो हमारे जो बैचेस हैं तो उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो करंट अफेयर्स का बैच है हमारा। पीडीएफ वाला बैच भी है और लाइव सेशन वाला बैच भी है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जनरल स्टडीज का प्रॉपर तैयारी आपकी करवाई जाती है जीरो से। इससे रिलेटेड भी आपकी क्लासेस चल रही हैं। मेंस आंसर राइटिंग का भी बैच बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज कम सेल्फ स्टडी बैच है एक। तो ये सब हमारे अभी एक्टिव बैच है। इसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो 9713282838 इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये करंट अफेयर्स की क्लास को आपको कैसे अप्रोच करना है, तो ऑलरेडी आपको मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाता है आपकी ड्राइव पर, आपके पेड पैकेज पर। पहले से ही आपको मटेरियल दे दिया जाता है, आपको उस मटेरियल को रीड करना होता है और रीड करने के बाद जो भी आप रीड करते हैं तो जो भी डाउट्स आते हैं उस डाउट्स को जो है वो लिख लीजिएगा कहीं पर। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट डे या फिर कुछ समय बाद जैसे ही ये लाइव क्लास कंडक्ट होती है तो उस समय आप लाइव डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं और एक टॉपिक पर अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्डअप होती है इस प्रकार से प्रैक्टिस करने से। तो ये तैयारी होती है सिविल सर्विसेज में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से तो इस तरीके से अप्रोच अपनाइए कि पहले पढ़िए फिर क्लास अटेंड करिए। जैसे अक्सर होता है कि पहले क्लास में आने से पहले पढ़कर आइए जाइए आप, चाहे कहीं पर भी क्लास आप ज्वाइन कर रहे हो, अटेंड कर रहे हो, जो टॉपिक क्लास में पढ़ाने जाने वाला है तो उससे पहले आप पढ़ के जाया करें। तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए, एनीवेज, इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं? मेमोराइजिंग पावर आपकी इंक्रीज होती है, टॉपिक पर कमांड एक आपकी अच्छी डेवलप होती है, कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होता है और साथ ही साथ टॉपिक जब आप दो बार ऑलरेडी कवर कर चुके होते हो तो आपकी लॉन्ग टर्म की रिटेनिंग पावर जो है वो बिल्डअप होती है। और फिर रिवीजन कर लेते हो, 3 बार हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद और रिवाइज कर लो 4-5 बार। तो ऐसे करके 4-5 बार तो टॉपिक को आपको पढ़ना ही है। जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हो उसमें यही चीज रहती है ना? तो ये चीज है। और रीडिंग और राइटिंग स्किल्स भी इससे डेवलप होती है। तो बहुत सारे फायदे हैं इस तरीके से तैयारी करने के। चलो स्टार्ट करेंगे क्लास को फाइनली। तो ताइवान स्ट्रेट के बारे में हम लोग लोकेशन की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हालांकि ये टॉपिक कई बार कवर कर चुके हैं तो इसके बारे में आप सभी लोग को जानकारी होगी। एक रानी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन ये। फिर भारत गौरव स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर फिलीपींस और साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट्स के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले क्योंकि साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट को ऑलरेडी मैं पहले कई बार डिटेल में कवर करा चुका हूं। इससे रिलेटेड एक सेपरेट लेक्चर भी बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। राइट। और साथ ही साथ व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, इसकी लिंक भी आपको जो है वो मिल जाएगी। एल सेल्वाडोर एक ऐसी पहली कंट्री बन चुकी है जिसने बिटकॉइन को जो है वो ऑफिशियल करार कर दिया, यानी कि एल सेल्वाडोर के अंदर बिटकॉइन को लीगल टेंडर दिया है। तो इस पर एक न्यूज आई है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर क्रिप्टो करेंसी बिल के बारे में हालांकि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, एक बार और डिटेल में जो है वो देख लेंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की भी हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, तो एक बार इसको फटाक से क्विकली रिवाइज करेंगे। और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है, तो इस प्रोग्राम के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस पेपर 1 के पहले टॉपिक से एंड स्टार्ट करेंगे ताइवान स्ट्रेट के बारे में। तो ताइवान स्ट्रेट कहाँ है? तो आप लोग को इतनी बार मैं पढ़ा चुका हूं, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के बीच में इसको कनेक्ट करने वाली जो ये लाइन हम लोग को देखने को मिल रही है, दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाली जो चीज होती है उसको स्ट्रेट बोलते हैं और यहाँ पर ताइवान स्ट्रेट है। तो ताइवान जो छोटी सी कंट्री चाइना के बगल में जो हम लोग को देखने को मिलती है, उसके बीच में जो वाटर बॉडी है, जो चैनल है, वो है ताइवान स्ट्रेट। तो इसकी लोकेशन तो आपको अब रट चुकी होगी जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। तो 110 मील वाइड ये चैनल हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। 110 मील वाइड चैनल है और ये सेपरेट करता है चाइना को ताइवान के साथ। राइट। अच्छा, ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा है कि नहीं ये बताओ? चाइना जो है वो ताइवान का हिस्सा है कि नहीं ये बताइए, जल्दी से बताइए। गलत जवाब। आप सभी लोग जो हाँ लिख रहे हैं, इतनी अच्छे से मैंने आपको पढ़ा के रखा हुआ है। दो ये डिस्प्यूटेड, आप लिखेंगे हिस्सा नहीं है, डिस्प्यूटेड है ये बात जो है वो डिस्प्यूटेड है। राइट। क्योंकि दोनों ही कंट्री जो है वो जैसे कि ताइवान की बात करें तो ताइवान क्लेम करती है कि वो चाइना का पार्ट नहीं है, बट चाइना क्लेम करता है कि वो ताइवान का पार्ट है, तो इट इज डिस्प्यूटेड। तो इस प्रकार की जब स्टेटमेंट आए तो बहुत ध्यान से चीजों को देखिएगा। राइट, कि क्या पूछा गया है। पार्ट है पूछा मैंने, पार्ट नहीं है बॉस। क्लेम करते हैं तो मतलब डिस्प्यूटेड है ये। राइट, ये वाली चीज। चलो एनीवेज आगे की बात करते हैं। इसे ताइवान स्ट्रेट को फोर्मोसा स्ट्रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपीट करो, फोर्मोसा स्ट्रेट। और ताई हाई भी इसे कहा जाता है, ताई हाई, ताई सी। राइट। और ताइवान स्ट्रेट जो है गाइस, स्ट्रेट की अगर हम लोग बात करें तो साउथ चाइना सी का ये पार्ट है
और ये लिंक करता है साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी के साथ, राइट। और इसके अलावा स्ट्रेट जो है वो साउथ ईस्टर्न पार्ट जो चाइना का है वहां पर हम लोग को देखने को मिलता है, और चाइना की फुजियान प्रोविंस के ईस्टर्न पार्ट पर ही हम लोग को नजर आता है, ठीक है। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आपको बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रानी गाई दिनलियू के बारे में। गाई दिनलियू, ठीक है, रानी गाई दिनलियू। तो मैं रानी बोलूंगा, गाई दिनलियू आप बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में बात करें, रानी गाई दिनलियू, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इनकी स्टोरी जो है वो हम लोग समझेंगे। पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ब्रिटिश राज के अगेंस्ट जो है वो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। किसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी? ब्रिटिश राज के अगेंस्ट। तो रानी गाई दिनलियू, राइट। तो ये ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम अभी इनका तैयार किया गया है। कहां पर तैयार किया गया अगर क्वेश्चन आता है तो मणिपुर में। क्यों मणिपुर में? क्योंकि रानी गाई दिनलियू जो है उनका बर्थ प्लेस है मणिपुर। ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है, सिंपल सी, राइट। और आगे की चर्चा करें, इस म्यूजियम के अंदर बहुत सारे इनसे रिलेटेड यानी कि आर्टिफैक्ट्स यानी कि जो पुराने ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आर्टिफैक्ट्स में सब कुछ आता है, जो हिस्टोरिकल जितनी भी चीजें होती हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई स्क्रिप्ट हो गई, या फिर कोई जैसे कि बोलते हैं ना कि हिस्ट्री में कोई चीज आर्किटेक्ट ने किसी जो हम लोग को देखने को मिलता है ना कि कुछ खुदाई करके जो है वो चीजें जो है वो निकाली जाती है। कौन निकालते हैं उसको? अरे आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वो खुदाई करके काफी सारी चीजें जो है निकालते हैं, राइट। तो उसमें जो चीजें निकलती हैं उसको भी आर्टिफैक्ट्स जो है वो कहा जाता है, राइट। तो ये चीज, तो इनसे जुड़ी जितनी भी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, तो वो इस म्यूजियम के अंदर जो है वो प्रिजर्व करके रखी गई है, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और साथ ही साथ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट जो है वो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और भी काफी सारे आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। कुकी रेबिलियन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, नागराज मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, एंग्लो मणिपुर वॉर में पार्टिसिपेट किया था। तो ये सब बेसिक सी चीज इनसे रिलेटेड बस आपको पता होनी चाहिए। मेनली ब्रिटिश राज के अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई लड़ी, क्योंकि आपके मेंस के सिलेबस में भी और प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पर्सनालिटी से रिलेटेड, राइट। इवन इनकी अगर हम लोग बात करें तो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर या ट्राइबल मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश राज जो है आपका टॉपिक, राइट। तो उसमें ये सब चीजें आ सकती है। तो आपको क्या करना है, जो आप यूपीएससी बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, आपको क्या करना है बताइए, कि आपको ये वाला जो नोट है वो कहां पर डालने हैं, जहां पर हम लोगों ने ट्राइबल मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था। याद आ रहा है, हमने डिस्कस की थी हिस्ट्री की क्लासेस में ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में, राइट। तो वहां पर आपको डालना है। और वुमेन में भी, यस एग्जैक्टली, वुमेन के अंदर भी जो है वो आपको मेंशन करना है, राइट। चलिए, तो नागा आध्यात्मिक एवं राजनीतिक नेता भी थी हैं, राइट। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है, नागा की स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर भी थी हैं। इनका जन्म 26 जनवरी 1915 को हुआ था, और वे मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में जेलियांग्रांग जनजाति के रोंग मेई कबीले से संबंधित थी। तो देखिए अब इसमें दो तीन फैक्ट्स आ गए हैं। एक तो क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जेलियांग्रांग जनजाति कहां की है, तो क्या लिखोगे आंसर? अगर क्वेश्चन आ जाए कि जेलिया ग्रांग जनजाति कहां की है, तो आप मणिपुर लिखेंगे। वेरी गुड, मणिपुर। और अगर क्वेश्चन आ जाए रोंग मेई कबीला कहां का है, तो आप लिखेंगे मणिपुर, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो इन दोनों से ये एसोसिएटेड हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि इस जनजाति के कबीले से, एक कबीले से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। मात्र 13 साल की उम्र में ही ये एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और धार्मिक नेता बन गई थी। और एक्चुअली में ये बनी भी इसलिए थी क्योंकि ये एक के कांटेक्ट में आई थी। किसके कांटेक्ट में आई थी? हाई पो जादोनांग, हाई पो जादोनांग के कांटेक्ट में आई थी, जो कि अगेन उस समय के स्वतंत्रता सेनानी और धार्मिक नेता थे, राइट। तो इन्हीं से ही, इन्हीं के अंडर ट्रेनिंग लेकर, इन्हीं से ही इंस्पायर होकर ये खुद एक फ्रीडम फाइटर और रिलीजियस लीडर भी जो है वो बनी है, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और उनके सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन में उनकी लेफ्टिनेंट भी बनी थी, राइट। किसकी लेफ्टिनेंट थी ये? हाई पो जडोनांग की। तो देखिए क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हाई पो जडोनांग जो है वो कहां से एसोसिएटेड है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से, मणिपुर से एसोसिएटेड है, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसके अलावा आगे की चर्चा करते हैं। जडोनांग भी
रोंगमेई कबीले के सदस्य थे, यानी कि ये खुद उसी कबीले के सदस्य थे जिस कबीले की सदस्य हम लोग को ये देखने को मिल रही है, रानी, राइट। और साथ ही साथ इन्होंने अपने पैतृक नागा धर्म पर आधारित हेराका आंदोलन शुरू किया था। तो ये वाला पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हेराका मूवमेंट कहां से एसोसिएटेड है? तो ये नागा वाला जो एरिया हम लोग को देखने को मिलता है उससे एसोसिएटेड है। नागा ट्राइब्स का ये आप कह सकते हैं मूवमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। इस आंदोलन का लक्ष्य था क्षेत्र में दोबारा एक स्वतंत्र नागा साम्राज्य स्थापित करना। तो क्वेश्चन यहां से ही बन सकता है कि नागा से एसोसिएटेड कौन सा मूवमेंट है? तो हेराका मूवमेंट, हेराका आंदोलन, ठीक है, याद रखिएगा, फैक्ट्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और अंग्रेजों को अपनी मिट्टी से खदेड़ना इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। और जडोनांग के संपर्क में आने के पश्चात, यानी कि जैसे ही इनके संपर्क में आई रानी, तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो इन्होंने लड़ाई लड़ी और पूरी तरह से, यानी कि लड़ाई लड़ने के लिए तैयार भी हो गई थी और फिर लड़ाई लड़ी। और जदोनांग को फांसी दिए जाने के बाद आंदोलन की बागडोर रानी के हाथ में आ गई, यानी कि पूरी तरह से जैसे ही इनको जो है वो फांसी की सजा दी ब्रिटिशर्स ने जदोनांग को, तो इनकी ये लेफ्टिनेंट थी, तो ऑब्वियसली बात है कि पूरा की पूरी पावर जो है वो इनके हाथ में आ गई। और ऑब्वियसली ये एक लीडर भी थी, तो सबसे बेस्ट लीडर के तौर पर इन्हीं को ही जो है वो लोग देखने लगे। तो इन्होंने ही फिर पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया और आंदोलन धीरे धीरे धार्मिक से राजनीतिक जो है वो हो गया, ठीक है। तो ये चीज भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण गुर्रिल्ला युद्ध भी जो है वो छेड़ा था। और रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक गंभीर विद्रोह शुरू किया और अंततः उन्हें जीवन के लिए कैद कर लिया गया, यानी कि इनको अंग्रेजों ने सजा दी थी इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, राइट। और उन्हें 14 साल बाद 1947 में रिहा भी कर दिया गया था। और इसकी एक टाइमलाइन थोड़ी सी हम लोग देख लेते हैं। तो 17 अक्टूबर 1932 को रानी को गिरफ्तार किया गया और उन्हें हत्या की साजिश का आरोप लगाकर उम्र कैद की सजा सुना दी। फिर 1947 में जैसा हमने बोला कि इनको रिहा किया गया। फिर अभी 17 फरवरी 1993 को रानी गाइदिनलिउ का उनके पैतृक गांव लुआंगकाओ में निधन हो गया। तो अब ये पैतृक गांव याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी जो कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, स्पेशली ये ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड, ट्राइबल मूवमेंट से रिलेटेड, ये सब चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और कुछ और चीजों की अगर हम लोग बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि पहाड़ियों की बेटी कौन है? तो आपको इनके बारे में क्लियरली बहुत अच्छे से जो है वो पता होना चाहिए। रानी गाइदिनलिउ पहाड़ियों की बेटी है ये। और किसने इन्हें पहाड़ियों की बेटी कहा? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको पहाड़ियों की बेटी कहा और उन्हें रानी की उपाधि दी। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, गाइदिनलिउ को रानी की उपाधि किसने दी? तो वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। और कुछ महिला राजनीतिक नेताओं में से एक थी हैं जिन्होंने सीमाओं के बावजूद औपनिवेशिक काल, यानी कि कॉलोनियल पीरियड के दौरान उत्कृष्ट साहस का प्रदर्शन किया। तो वुमेन लीडर के तौर पर भी आप इन्हें लिखेंगे, जैसा आपने मेंशन किया ही है कि आप वुमेन के कॉलम में जो है वो इनके बारे में मेंशन करेंगे। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक इनसे रिलेटेड। और इसके अलावा एक और छोटी सी चीज जो है वो है जदोनांग के धार्मिक दृष्टिकोण के विपरीत रानी गाइदिनलिउ ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन के लिए योजनाबद्ध तरीके से लड़ाई लड़ी। इसका मतलब क्लियर ये है, जदोनांग जो थे वो किसी प्रकार से मिलिट्री या आर्म्ड मूवमेंट जो है वो नहीं चाह रहे थे। बट क्वेश्चन ये भी डिफरेंसेस के तौर पर पूछा जा सकता है कि जदोनांग और रानी गाइदिनलिउ के बीच में क्या डिफरेंस है? तो जदोनांग जो है वो आर्म्ड मूवमेंट के अगेंस्ट थे, बट रानी जी जो है उन्होंने कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने के लिए आर्म्ड मूवमेंट को चूज किया, राइट। तो ये इस प्रकार का भी एक छोटा सा डिफरेंस जो है वो आप मेंशन कर सकते हो। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट हुआ होगा क्योंकि पूरी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। और इसी तरीके से जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं वो एक जगह सिर्फ एक एक वर्ड में जो है वो लिख लो, बस इतना आपको करना है, राइट। और अभी अपने घर में सत्यनारायण जी की कथा जो है वो हो रही है और सभी लोगों को ब्लेसिंग्स कथा के दौरान। जैसे अभी तो ऊपर कथा चल रही, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, फिर अभी पढ़ने के बाद फिर मैं बात लूंगा और उसके बाद फिर कथा पे बैठूंगा थोड़ी देर, राइट। और वैसे तो अभी दूसरा एक सेशन और भी करना है। बाकी आप सभी लोगों को ब्लेसिंग्स की आपका सभी का एग्जाम जो है वो जल्दी निकले, राइट। तो ये वाली प्रेयर भी मैं करूंगा और कर रहा हूं। अभी जैसे घर में सत्यनारायण जी की कथा चल रही है तो उसी दौरान मैंने ये वाली बात कह दी आप लोगों से। चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 2 के टॉपिक्स को। भारत गौरव स्कीम की हम लोग बात करेंगे। क्या बात करेंगे? भारत गौरव योजना की। तो देखिए आपको तुरंत ये ध्यान में रखना है, रेलवे वैसे तो आएगा नहीं, भारत
गौरव, इसमें कोई हिंट मिल नहीं रहा है, बट फिर भी रेलवे याद रखो, रेलवे याद रखोगे तो पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। तो एक्चुअली में ये स्कीम जो है वो टूरिज्म को प्रमोट करने से रिलेटेड है, टूरिज्म सर्किट के ऊपर बेस्ड, ये थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट जो है वो प्रोवाइड कराएगी। जैसे रामायण एक्सप्रेस है, रामायण कथा या रामायण की जो पूरी स्टोरी जो हम लोग को देखने को मिलती है उससे रिलेटेड जो जो प्लेसेस है उसके लिए एक ऑलरेडी एक एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो चलती है, राइट। तो ये वाली भी इसी प्रकार से भारत गौरव स्कीम जो लाई गई है कि रेलवे अलग अलग थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट तैयार करेगा, राइट। और अलग अलग थीम्स के ऊपर आधारित टूरिस्ट सर्किट होगा और अलग अलग ट्रेन इस प्रकार से जो है वो चलेंगे। और हो सकता है कि ट्रेन जो है या तो सरकारी ऑपरेट करे या फिर प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू ऑपरेट हो या फिर पीपीपी प्रोजेक्ट पर हो ऑपरेट, है ना। तो ये चीज है। एंड सर्विस प्रोवाइडर हु कैन बी एन इंडिविजुअल, सर्विस प्रोवाइडर एक इंडिविजुअल हो सकते हैं, कंपनी हो सकती है, सोसाइटी, ट्रस्ट, ज्वाइंट वेंचर भी हो सकता है, कंसोर्टियम भी हो सकता है, राइट। ये बिल्कुल फ्री होंगे डिसाइड करने के लिए कि थीम्स क्या होगी, राइट, और सर्किट्स क्या होंगे, जैसे कि गुरु कृपा ट्रेन, राइट, बिल्कुल जो आपने लिखा गुरु कृपा ट्रेन, राइट। और इसमें बताया जा रहा है कि इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो सिख कल्चर से रिलेटेड है, या फिर रामायण एक्सप्रेस जो कि भगवान राम से कनेक्टेड जो प्लेसेस है उससे रिलेटेड जगह पर वो ट्रेन जो है वो जाती है। तो ऐसी कुछ थीम बेस्ड ट्रेन जो है वो चलाई जाएंगी। तो आपको बस ये गौरव भारत गौरव स्कीम से रिलेटेड सिर्फ इतने फैक्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट के बारे में हम ऑलरेडी कई बार जो है वो डिटेल में कवर कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा, अभी आप YouTube पर ये लेक्चर देखेंगे तो थोड़ी देर बाद जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर जो है वो आप लोग के लिए ये लिंक जो है वो वहां पर डाल दूंगा साउथ चाइना सी डिस्प्यूट की। और बाकी यूपीएससी बैच के जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के लिए और अलग से मैं चैट पर जो है वो लिंक दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी थोड़ी देर में आपके पास जो है वो लिंक आ जाएगी साउथ चाइना सी डिस्प्यूट से रिलेटेड। तो देखिए, फिलीपींस जो है उसने दोबारा से अपनी मिलिट्री रीसप्लाई मिशन जो है वो रिज्यूम कर दिया है, राइट। एक्चुअली इसने एक एटॉल हम लोग को देखने को मिलता है, एक छोटा सा आइलैंड हम लोग को देखने को मिलता है एटॉल। ये सेकंड थॉमस श्वाल है। तो क्वेश्चन आ सकता है सेकंड थॉमस श्वाल या फिर अयुंगिन या अयुंजिन श्वाल, ये कहां पर है। तो आपको तुरंत जो है वो दिमाग में रखना है कि ये साउथ चाइना सी पे छोटे छोटे से एटॉल्स है, छोटे छोटे से आइलैंड हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और हुआ ये था गाइस कि हमें देखने को मिला कि चाइनीज कोस्ट गार्ड ने जो है वो इनके मिशन को जो है वो ब्लॉक किया था, काफी परेशानी आ रही थी इनके मिशन को कंटिन्यू करने में। तो बट अभी फिलीपींस ने दोबारा से अपने मिलिट्री रीसप्लाई मिशन को जो है वो शुरू कर दिया है। और फिलीपींस को यूएसए की बैकिंग है, मतलब यूएसए का सपोर्ट है, राइट। और इवन यूएसए ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया था कि चाइना इस प्रकार से छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज को परेशान कर रही है साउथ चाइना सी के अंदर, राइट। तो ये बिल्कुल गलत बात है, राइट। इस तरीके से परेशान जो है वो नहीं करना चाहिए। पीस और स्टेबिलिटी के ऊपर खतरा क्रिएट कर रही है, लगातार बार बार टेंशन बढ़ा रही है इस क्षेत्र पर चाइना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए चाइना को। तो ये वाली बात तो आप लोग जानते ही, इसके बारे में हम लोग कई बार जो है वो चर्चा कर चुके हैं, राइट। और ये एटॉल जो है वो इतना ज्यादा, यानी कि छोटा सा आइलैंड जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका क्या महत्व हम लोग को देखने को मिलता है। तो फिलीपीन मरीन कॉर्प्स यानी कि इनकी मिलिट्री यूनिट हम लोग को देखने को मिलती है, इसने इस एटॉल के ऊपर ऑक्यूपाई कर लिया था, राइट। एक्चुअली हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर टू के समय पर हम लोग को देखने को मिला था कि इन्होंने अपने यानी कि एक इस टेरिटरी पर, इस एटॉल पर अपनी पूरी की पूरी जो मिलिट्री यूनिट जो है वो स्टैब्लिश करना शुरू किया था और इस प्रकार से इस एटॉल को अपने कंट्रोल में ले लिया, राइट। और साथ ही साथ हम लोग को देखने को मिलता है आइलैंड जो है वो 105 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर हम लोग को देखने को मिलता है, पलावान, राइट। पलावान जो कि फिलीपीन सी के वेस्ट की तरफ हम लोग को नजर आता है, इससे फिलीपीन से, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और ईस्ट पोर्शन ऑफ साउथ चाइना सी, इसे जो है वो मनीला के टर्म में जो है वो कहा जाता है, यानी कि फिलीपीन इसे ईस्ट पोर्शन कहता है साउथ चाइना सी का, राइट, जो कि फिलीपीन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है। देखो ये सब चीजें उतनी ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज जो आपके लिए ध्यान में रखने वाली है वो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट के बारे में है। और स्पेशली यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जिनका नाम बस आपको पता होना चाहिए और इनकी स्पेशली लोकेशन वगैरह थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए, राइट। बाकी उस वीडियो को आप देखना, उस वीडियो में पूरी चीज जो है वो अच्छे से आपको पता लग जाएगी कि किस प्रकार से चाइना जो है, मैंने आपको बोला कि चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी हम लोग को देखने को मिलती है। जब भी आप चाइना के बारे में मेंस में आंसर लिखें तो लिखिएगा कि चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करता है, राइट, विस्तार की नीति अपनाता है, राइट। और चाइना ने क्लेम किया यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स के ऊपर, राइट। क्यों क्लेम किया है, व्हाट इज द एक्चुअल इंटरेस्ट ऑफ चाइना। देखो पहली बात तो चाइना को तो सब कुछ अपने कब्जे में करना है, कंट्रोल, इवन नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र भी बोलता है कि मेरा ही है। आप जानते हो इस बारे में, हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र जो है ना वो बोलता है वो चाइना का है। तो उसकी तो एक तो आदत है, आदत से मजबूर ये कंट्रोल करना चाहते हैं। दूसरा और इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट वाली चीज जो है वो ये है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा शिपिंग होती है, यहाँ पर बिल्कुल रिसोर्सेज वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं। ऑयल भी है क्या यहाँ पर,
ऑयल के ट्रेसेस हैं यहाँ पे? ऐसी कुछ चीज तो थी नहीं। ऑयल के ट्रेसेस से रिलेटेड है क्या? गैस वगैरह पता नहीं है एग्जैक्टली, एक बार देख लेना कि ऑयल के ट्रेसेस है कि नहीं। बट बाकी शिपिंग के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट रूट है ये, राइट? ठीक है, और बाकी और भी दूसरे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, राइट? तो इसलिए ये यहाँ पर अपना कब्जा, अपना कंट्रोल जो है वो करना चाहता है। अच्छा हाँ, अपन ने डिस्कस किया था इसके बारे में, मेरे ख्याल से ये जो ये वाला जो एरिया है ना, क्या बोलते हैं, वियतनाम के आसपास का एरिया, यहाँ पर है ऑयल ऑयल के रिसोर्सेज वगैरह, आई थिंक ऑयल और गैस के रिसोर्सेज, यस, है ना, यहाँ पर है ये, इसके इसके एरिया के पास हमने बात भी करी थी इसकी, वियतनाम के आसपास की एरिया पर हमें देखने को मिलता है। सही है, सही है। तो ये बस इसलिए भी ये अट्रैक्ट हो रहा है। और साउथ चाइना सी का एक बार टॉपिक ऑलरेडी आपने पढ़ भी लिया होगा, तो भी एक बार उस वीडियो को जो है वो देख लेना, क्योंकि पूरी प्रॉपर तरीके से उसमें एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया हुआ है, उसको एक बार रिवाइज कर लेना। हाँ बिल्कुल, ये स्कारबॉक शोल नहीं नहीं, स्कारबॉक शोल जो है ना, वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इशू था, उसको लेकर है ये। आपको शायद याद आ रहा होगा, मैंने डिस्कस भी किया था इस स्कारबॉक बॉक शोल के बारे में, कि हुआ ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, जापान का इशू था ना ये स्कारबॉक शोल वाला, जापान वाला ही है ना, आप जापान की बात ही कर रहे हैं ना शायद, मेरे ख्याल से ये जापान का इशू था स्कारबॉक शोल वाला। तो ये जापान का इशू था, जापान ने चाइना के ऊपर कंट्रोल कर लिया था, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने हस्तक्षेप किया और यूनाइटेड स्टेट्स ने पूरी टेरिटरी अपने कंट्रोल में कर ली, राइट? फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने यही टेरिटरी जो है वो जापान को सौंप दी थी। याद आ रही पूरी स्टोरी इसके, यूनाइटेड स्टेट्स वाली स्टोरी भी हमने डिस्कस करी थी। ये है मेरे ख्याल से कंट्रोल में जापान के। नहीं तो फिर वो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मेरे ख्याल से जापान के कंट्रोल में ही तो था। हमने ये इस टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट के टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसकी बात कर रहा हूँ चाइना और जापान वाले टॉपिक को जो हमने डिस्कस किया था, कि जापान ने, याद करो, जापान ने चाइना के ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो स्टैब्लिश कर लिया था और उसने बहुत सारी टेरिटरी अपने कंट्रोल में कर ली थी। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने हस्तक्षेप किया। उसी बीच एक और घटना जो है वो घटी थी, वर्ल्ड वॉर टू के दौरान की ही बात है ये सब। जो जापान के ऊपर जो ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो फेंका ना, वो जापान इस प्रकार से अपना कंट्रोल कर रहा था इसलिए फेंका गया। इवन जापान ने एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स के खुद बेस को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। याद करो ये पूरी घटना को, याद आई? थोड़ी सी स्टोरी याद आई जिसके बारे में हमने चर्चा करी थी? तो ये बिल्कुल इंटरनेशनल रिलेशन जब पढ़ रहे हो तो ये सब पूरी स्टोरी, लिंक वाली जो स्टोरी है ना, ये पूरे अपने दिमाग में रखा करो, ये बहुत हेल्प करेगी आपकी। और बाकी ये वाला जो टॉपिक है साउथ चाइना सी डिस्प्यूट का, इस पर एक अलग आर्टिकल है, उसको आप अच्छे से देखिए। स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए। इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन के साथ लिंक करता है ये वाला फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ये सब फैक्चुअल डिटेल्स हैं, ज्योग्राफिकल भी और इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि 1/3 पूरे दुनिया भर की जो शिपिंग हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि जो ट्रेड जो हम लोग को देखने को मिलता है, उसका 1/3 जो है वो इसी एरिया से होकर जो है वो गुजरता है, राइट? और देखिए अलग अलग कंट्री का इंटरेस्ट जो है वो, जैसे पार्सल आइलैंड, स्पार्टी आइलैंड हम लोग को देखने को मिलता है, उस पर अलग अलग कंट्री जो है वो क्लेम करती है। कौन सी कंट्री है? चाइना, ताइवान, ताइवान टेरिटरी है, चाइना, वियतनाम, ब्रूनी, फिलीपींस, राइट? तो ये सब हम लोग को देखने को मिलता है कि इनका कंट्रोल है। मलेशिया भी है मेरे ख्याल से, मलेशिया की बात नहीं हुई यहाँ पर, बट वो वाला टॉपिक देखना, उसमें और डिटेल में इन डेप्थ जो है वो पूरी चीज बताई हुई है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, ये क्या है? UNLOS, लॉ ऑफ सी, है ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, ये हम लोग को देखने को मिलता है। सिंगापुर भी है, बिल्कुल सही, सिंगापुर भी इसके अंदर इंक्लूडेड हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक है, चलो ये हो गया ये वाला टॉपिक। इसमें अभी ये जो आपने रीड किया तो उसमें कोई डाउट था किसी को? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और बाकी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, वाहन कबाड़ नीति, ये टॉपिक भी हम कवर कर चुके हैं, इसकी भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ये भी अगेन रिपीटेड टॉपिक है और इसमें भी आपको पूरी चीज पता ही है। इसमें जो इश्यूज थे, याद है ना, हमने इस इशू के बारे में भी डिस्कस किया था कि ये जो कबाड़ की जो नीति हम लोग को देखने को मिल रही है, तो इसमें हो क्या रहा है कि लोग बाग अपनी गाड़ी सेकेंड हैंड बेच देंगे तो उसमें उनको ज्यादा पैसा मिलेगा रेदर देन कबाड़ में देने की जगह, क्योंकि स्क्रैपेज में देने से लोगों को उतना फायदा नहीं हो रहा। याद आ रही है आपको? कोई बात नहीं राजी जी, स्टोरी याद रहती है, प्लेसेस भूल जाते हो, बट मल्टीपल टाइम जब स्टोरी देखो, क्या किया करो, मैप में खड़े हो जाया करो, मैप के सामने, ठीक है? तो उसमें कोई भी आइलैंड देखो आप और स्टोरी रिकॉल करने की कोशिश करो। उससे क्या फायदा होगा? एक तो स्टोरी भी आप रिकॉल कर पाओगे और आइलैंड सामने दिखेगा आपको, तो वो याद भी रहेगा फिर आपको, तो उससे आप लिंक कर लोगे। तो इस प्रकार की प्रैक्टिस किया करो। चलिए,
तो देखो सरकार ने ये चीज कही है कि सरकार जो है वो और भी कंसेशन प्रोवाइड कराएगी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो नई व्हीकल अगर खरीदेंगे अपनी पुरानी व्हीकल को स्क्रैप करके तो उनको और एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये वाली चीज हाँ अनअट्रैक्टिव पॉलिसी हालांकि ये बिल्कुल सही लिख रहे हो राजीव जी, ये अनअट्रैक्टिव पॉलिसी हम लोग को देखने को मिल रही है, उतना अट्रैक्टिव नहीं है ये, राइट। और हालांकि इसके अंदर जो यूनिट जो होनी चाहिए तो वो भी कम है, इस पर भी हमने जो है वो डिस्कस किया था। मतलब कि इन्होंने कैटेगरी यूनिट्स नहीं एग्जैक्टली कैटेगरी भी कम है, मेरे ख्याल से ज्यादा व्हीकल्स को इसके अंदर शामिल भी नहीं किया गया, तो ये भी एक कमी थी जिसके बारे में हमने बात करी थी। तो ये पूरी चीजें जो है वो लिंक में आपको मिल जाएगी, ये ऑलरेडी कवर करवाया जा चुका है, टॉपिक रिपीटेड है, तो इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी। और देखो फाइनल डिसीजन जो होगा, इनिशिएटिव्स जो होंगी वो कौन लेगा, यानी क्या इनिशिएटिव लेकर आएंगे, तो वो नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी के से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव होंगे उससे रिलेटेड डिसीजन लिया जाएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री और जीएसटी काउंसिल के द्वारा। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो ये प्रपोजल है, कंसिडरिंग अ प्रपोजल, अभी बात कंसिडरिंग का मतलब फाइनलाइजेशन नहीं है, अभी इस पर विचार करेंगे ये लोग, राइट। ये देखिए प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, विचार हो रहा है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी विचार वाली चीजें चल रही हैं। और बाकी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को 15 और 20 साल वाली चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना, 15 साल किस गाड़ियों के लिए है और 20 साल किस गाड़ियों के लिए है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कितने इंसेंटिव जो है वो क्या दिया जा रहा है, 25% पर्सनल व्हीकल के लिए, 15% कमर्शियल व्हीकल के लिए, तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। यस, कमर्शियल और गवर्नमेंट व्हीकल, वेरी गुड। तो इसमें ये चीज याद रखनी है। और कॉमन सी चीज आपको बताइए कि ये पुरानी व्हीकल्स को क्यों हटाया जा रहा है, तो इसमें आप वो भारत स्टेज वाली पॉइंट भी जो है वो मेंशन कर सकते हैं मेंस के अंदर, राइट, क्योंकि पुरानी व्हीकल जो है वो मेरे ख्याल से भारत स्टेज 2 और 3 वाली हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो जो ज्यादा पल्यूटेंट, पल्यूशन मत लिखो, लिखो पल्यूटेंट, जो ज्यादा पल्यूटेंट जो है वो रिलीज कर रही है, राइट। नहीं, बी एस है वो, बी एच नहीं है, बी फॉर बॉल, एस फॉर शिप, भारत स्टेज, बी एच नहीं, बी एस, भारत स्टेज, बी एस, यस, बी एस फोर आपने सुना होगा ना, बी एस फोर, बी एस सिक्स, बी एस फाइव तो हमने स्किप कर दिया है। और ये कुछ इंसेंटिव की बात कर रहे हैं कि कितनी पुरानी गाड़ी की क्या इंसेंटिव मिलेंगे, लोग सेकंड हैंड बेच देंगे उससे अच्छा तो, और उनको फायदा ही मिलेगा, 10-20 हजार का भले ही मिले बट मिलेगा तो सही, ठीक है। चलिए जीएस पेपर 3 की हम लोग शुरुआत करते हैं। एल सेल्वाडोर कंट्री है कहां पर, जरा बताइए इसकी लोकेशन इन जनरली, बताओ एल सेल्वाडोर कंट्री कहां पर है। कहां पर है, इतनी बार पढ़ चुके हैं एल सेल्वाडोर, इतनी सारी चीज के लिए ये टॉपिक आया है ये, बिल्कुल नहीं, सेंट्रल अमेरिका लिखो आप, मैक्सिको वैक्सिको मत लिखो, कैरिबियन, हाँ कैरिबियन भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही, कैरिबियन साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। एल सेल्वाडोर ये कंट्री, कैरिबियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है ना वहीं पर ही हम लोग को नजर आती है एल सेल्वाडोर। तो देखिए क्या किया इसने, तो ये इकलौती ऐसी कंट्री हमें देखने को मिल रही है जिसने रिकॉग्नाइज किया बिटकॉइन का एज अ लीगल टेंडर के तौर पर, लीगल टेंडर के तौर पर जो है वो बिटकॉइन को उसने रिकॉग्नाइज किया। क्या होता है ये लीगल टेंडर, जैसे कि आपकी जेब में अगर पुराने 500 के नोट है तो और नए 500 के नोट है, तो लीगल टेंडर क्या है, तो लीगल टेंडर है नया 500 का नोट, पुराना वाला अब लीगल टेंडर नहीं रहा। मतलब कि सरकार द्वारा अगर किसी करेंसी को अगर ऑफिशियल डिक्लेयर किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड, यानी कि यस एग्जैक्टली, ऑथोराइज बाय सेंट्रल बैंक एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो ये दोनों चीज आप लिखेंगे, राइट, क्योंकि सेंट्रल बैंक अल्टीमेटली है किसकी, सेंट्रल बैंक किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, यूनियन गवर्नमेंट की है, याद आ रही, ये सब अपने अपन ने टेक्निकलिटीज को भी डिस्कस किया था, तो इस तरीके से लिखा करो। तो एल सेल्वाडोर इकलौती ऐसी कंट्री है जिसने रिकॉग्नाइज किया है बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर के तौर पर, और प्लान किया जा रहा है कि पूरी की पूरी सिटी के अंदर ये क्रिप्टो करेंसी जो है वो चलेगी, राइट। एंटायर सिटी बेस्ड ऑन लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, और ये वाली चीज भी बताई जा रही है, पूरी की पूरी सिटी में ये बिटकॉइन चलने वाली है। और बिटकॉइन आप जानते हैं ये लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी, सबसे ज्यादा पूरी ग्लोबली जो है वो चलने वाली ये करेंसी हम लोग को, या रिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज ऑफिशियल तौर पर तो नहीं, बड़ा अनऑफिशियल तौर पर, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पर रिकॉग्नाइज की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी है, राइट। और एल सेल्वाडोर बिटकॉइन सिटी ये हम लोग को अब देखने को मिल रही है, ये 1 बिलियन यूएस डॉलर की बिटकॉइन बॉन्ड भी जो है वो इशू कर रही है, राइट। और सिटी जो है वो कहां पर लोकेटेड, अब देखो यहां पर वॉल्केनो के नाम हम लोग को करंट अफेयर्स में देखने को मिल रहे हैं, तो आपसे बताऊं क्या पूछेंगे ये लोग कि गल्फ ऑफ फॉन्सेका कहां पर है, कौन
चागुआ, कॉन्चागुआ वॉल्केनो जो है वो कहां पर है, राइट? कॉन्चगुआ ज्वालामुखी। फिर आपसे पूछ लेंगे ये लोग कि टेकापा ज्वालामुखी, टेकापा वॉल्केनो कहां पर है? तो ये वॉल्केनो के थोड़ा सा नाम ध्यान में रखो, राइट, कि ये इसी के नजदीक, एल सेल्वाडोर के नजदीक हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ठीक है, तो ये यहां पर जो मेन चीज है काम की, वो तो एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि एल सेल्वाडोर पहली कंट्री बन गई जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर दे दिया, दैट्स इट। सेकेंड चीज, ये वॉल्केनो के नाम और ये गल्फ ऑफ फोन्सेका, बस ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट। चलिए अब बात करेंगे एक नई क्रिप्टो बिल के बारे में। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक नया कानून आया, इसके बारे में भी कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, तो ये अभी इस पर्टिकुलर विंटर सेशन पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है, पहली बात तो बैन करना है सभी की सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को, और हम लोग जो है इंडिया के अंदर भी एक क्रिप्टो करेंसी ऑफिशियल तौर पर, फॉर्मल तौर पर जारी की जाएगी, यानी कि आरबीआई के अंडर एक क्रिप्टो करेंसी जारी की जाएगी। उस पर काम करने के लिए, उसको लीगलाइज करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का ये बिल हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में। इसमें बताया जा रहा है कि एक फ्रेमवर्क हम लोग क्रिएट करेंगे, राइट, ऑफिशियल डिजिटल करेंसी के लिए, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू की जाएगी। और अभी तक हालांकि इस पर कोई भी पब्लिक कंसल्टेशन जो है वो नहीं हुआ कि पब्लिक की क्या राय है इस चीज पर। जैसे होता है ना कि कोई भी ड्राफ्ट वगैरह तैयार होता है तो पब्लिक से ओपिनियन मांगे जाते हैं, बट इस पर ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है। एंड इंटर मिनिस्टीरियल पैनल जो था क्रिप्टो करेंसी का, उसने रिकमेंड किया था कि जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं, राइट, इंडिया के अंदर, सिवाय उन वर्चुअल करेंसीज को छोड़कर जो कि स्टेट के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा हमारी कंट्री ने ऑफिशियली जिसको इशू किया है, मतलब कि इंडिया ने ऑफिशियली जिस वर्चुअल करेंसी को, डिजिटल करेंसी को इशू किया है या लाइसेंस दिया है, उसको छोड़कर जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है सबको बैन कर दो। पहला तो ये रिकमेंडेशन। और एक और चीज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चिंता जो है वो व्यक्त करी थी क्रिप्टो करेंसी को लेकर कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इवन आपको पता होगा 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया था क्रिप्टो करेंसी को, बट 2020 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि ये अपनी सर्विसेज क्रिप्टो करेंसी में दोबारा से शुरू कर सकती है, राइट। तो अगर क्वेश्चन आता है करंट स्टेटस की हमारी कंट्री में क्रिप्टो करेंसी अलाउड है या नहीं है, तो व्हाट शुड बी योर आंसर, बताइए। हमारी कंट्री में क्रिप्टो करेंसी अलाउड है या नहीं है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। गाइज अलाउड है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया ना, लिखिए आप, अलाउड है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को अलाउ किया और इससे रिलेटेड क्लैरिटी भी नहीं है, राइट, कि इसको रखना लीगल है इलीगल है। बट ऑब्वियस ही बात है कि लोगों के पास रहती है, लोग ट्रेड करते हैं बिटकॉइन पे, खुल्लम खुल्ला ट्रेड करते हैं, राइट। बट ऑनरेबल देखो, सीबीआई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या, ये बताइए राजीव जी। नहीं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 में ये जजमेंट दिया था, तो उसके थ्रू हमें क्लियर ये पता है कि ये अलाउ किया है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, पर्टिकुलरली बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अलाउ किया है, बट फिर भी है ये, मतलब इस पर ऑब्वियस ही बात है कि इस पर अगर आप किसी को पकड़ोगे तो वो तो चैलेंज करेगा ना कि आपने उसको अलाउ किया, हमें अलाउ नहीं किया, ये पक्षपात क्यों, राइट, ये सब चीजें होने लगेगी, फिर वो वही आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 ये चलता रहेगा, राइट। चलिए क्रिप्टो करेंसी की बात करें, बट हाँ, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, क्या चीज है, रिस्ट्रिक्शन जो है, रीजनेबल लेवल पर रिस्ट्रिक्शन हम लोग को देखने को मिलते हैं, और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो भी लिमिटेड ग्राउंड्स पर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो वो वाली चीज भी रखेंगे आप जब मेंशन करेंगे इस टाइप की चीजें। तो ये होता है कि पॉलिटी का एक बार बेस क्लियर हो जाए ना, तो पूरी चीजें जो है वो आसान हो जाती है। एंड व्हाट आर क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज क्या है, तो ये डिजिटल करेंसीज हम लोग को देखने को मिलती है जिसमें इंक्रिप्शन टेक्निक होती है। क्या होती है, इंक्रिप्शन टेक्निक। इसका उपयोग किया जाता है करेंसी को जनरेट करने के लिए, ट्रांसफर ऑफ फंड्स को वेरीफाई करने के लिए, सेंट्रल बैंक से इंडिपेंडेंटली ये ऑपरेट करती है। जैसे कि हमारा जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है, उसको ऑपरेट कौन कर रहा है, सेंट्रल बैंक ऑपरेट कर रही है, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी अथॉरिटी नहीं है या कोई भी मीडिएटर नहीं है जो कि इसको ऑपरेट करे, रेगुलेट करे, राइट। ये बिल्कुल एंड टू एंड एनक्रिप्शन वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है क्रिप्टो करेंसी, राइट। और ओपन लेजर के ऊपर भी आधारित है, इसमें हालांकि उतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ है इंक्रिप्शन टेक्निक के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, बट शायद आपको याद आ जाए, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, ओपन लेजर के बारे में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एग्जैक्टली मीरा जी ने जो लिखा, राइट। याद आ रही है आपको बातें, ओपन लेजर इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें हैं कुछ, राइट, जो कि इस टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा क्या बनाती है, सिक्योर्ड बनाती है, राइट। और एग्जांपल्स के तौर पर बिटकॉइन है, इथीरियम है, तो ये सब एग्जांपल्स हम लोग को क्रिप्टो करेंसी के देखने को मिलते हैं।
सरकार जो है वो क्यों क्रिप्टो करेंसी को बैन करना चाहती है? तो सिंपल सी चीज, एक तो सॉवरेन गारंटी नहीं है। अब जैसे कि बिटकॉइन की अगर हम लोग बात करें तो बिटकॉइन के ऊपर क्या कोई सरकार वो ले रही है क्या? बिटकॉइन के ऊपर कोई सरकार गारंटी ले रही है कि कल को आपके आपके वॉलेट से अगर बिटकॉइन अगर हट जाता है, चला जाता है, तो सरकार आपको रिटर्न करेगी? नहीं ना। बट अगर आपका बैंक अकाउंट उससे पैसे निकल जाते हैं तो सरकार गारंटी लेती है? आपके अकाउंट से पैसे निकल जाए नहीं लेती यार, वो भी नहीं मिलते। मेरे दो दोस्त हैं, उनके बहुत पैसे गए हुए हैं, राइट, बट कोई कार्रवाई नहीं होती। वो तो फिर वो कहा जाता है कि आप ही की गलती, आप ही ने क्यों ऐसा कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारे यहाँ का जो सिस्टम जो है ना वो सही नहीं है। बट यस, अगर आप कल को आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तो आपके लिए तो बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। तो इसलिए यार मन लगा के तैयारी करो। इस कंट्री में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है इंडिया के अंदर, या तो पैसा या तो पावर। और पैसे से बड़ी है पावर, क्योंकि आपने देखा कि शाहरुख खान के लड़के को तक नहीं छोड़ा। शाहरुख खान का लड़का, आपको खुद को पता है कितना पैसा है यार उस बंदे के पास, शाहरुख खान के पास। उसके लड़के को रख दिया, और एक पुड़िया थी भी नहीं उसकी जेब में। पता नहीं वाली बात सबको, खबर तो सभी को पता होगी। ये मसाले वाली खबर तो कौन है ऐसा जिसको नहीं पता, सभी को पता है। बट काम की खबर किसी को ना पता। काम की खबर में कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे याद ही नहीं हो रहा सर, याद ही नहीं हो रहा। शाहरुख खान के बच्चे के पास ड्रग्स है कि नहीं, ये याद है कि सर उसके पास रखा नहीं है, उसके पास नहीं मिली पुड़िया है। और अगर अभी पूछ लो कि ये फलाना आइलैंड की लोकेशन का है, सर वो भूल जाते हैं, पता नहीं है सर, लोकेशन पता नहीं है बस। बाकी पता ही है कि उस जहाज में पकड़ा गया शाहरुख खान का लड़का, कहां पे पकड़ा गया, उस फलाना जहाज में, बिल्कुल है। नाम वाम भी पता है कि आर्यन खान एकदम है। और बाकी काम की चीज कुछ याद मत रखो आप लोग। चलो, तो सॉवरेन गारंटी तो मतलब एक प्रकार से एटलीस्ट ये गारंटी तो रहती है ना कि हमारे यहाँ पे बैंक में अगर हमारा पैसा कटेगा तो बैंक पे आप जाके पूछ सकते हो, भैया कहीं पे तो जाके पूछ सकते हो कि क्यों कटा। बट क्रिप्टो करेंसी गई तो किसके पास जाओगे? कोई नहीं है ऐसा सुनने वाला, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। मार्केट वॉलेटिलिटी अप डाउन होता रहता है। अभी गिरा है ना मेरे ख्याल से, बिटकॉइन बहुत तगड़ी तरीके से गिरा था अभी, बहुत तेज गिरा था अभी। ऐसी न्यूज आई थी कि क्रिप्टो करेंसी में सटासट जो है वो गिरावट आई थी, खतरनाक तरीके से। देखो रिया चक्रवर्ती का भी मामला आप लोग को पता है, क्या बात है। चलिए, और बाकी काम की चीज भी, इसलिए इतने इंटरेस्ट के साथ ऐसी न्यूज पढ़ते हो, वैसे ही करंट अफेयर्स भी पढ़ा करो। इसको पढ़ाई की तरह मत पढ़ा करो, इंटरेस्ट की तरह पढ़ा करो, तब जाकर चीज मजा आएगा, तब जाकर याद रहेंगी चीजें। अभी भी हुआ था मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले भी क्रिप्टो करेंसी में बहुत तगड़ी गिरावट आई थी। सिक्योरिटी का रिस्क है भाई, ये पूरी चीज ऑनलाइन हो रही है, और हमारे यहाँ का जो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है वो उतना तगड़ा नहीं है कि वो आपको बचा पाए, राइट। आपने रखा और बस किसी साइबर कोई इंसान मतलब जैसे हैकर है उसने घुसा और आपके फोन से आपकी पूरी क्रिप्टो करेंसी ले गया, फिर क्या कर लोगे? या फिर आपकी प्राइवेट की डिलीट हो गई। हमारे यहाँ पर लोग हैं पासवर्ड तक याद नहीं रख पाते, प्राइवेट की तो दूर की बात है। मेरा खुद का भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, वो भूल जाता है, एटीएम के पिन भूल जाता है, फिर मुझे बोलता है अरे भैया यार रीसेट कर दो यार। मैंने कहा यार तू लिख ले कहीं, तो लिख भी लेगा, फिर बोलता वो लिखा भी था यार, अब वो याद नहीं है वो कहाँ लिख के रखा था, बस हो गया काम। तो हमारे यहाँ तो ऐसे लोग भी हैं, राइट। तो अब क्या करोगे आप? तो वही चीज है। अब इसमें फॉरगेट पासवर्ड वाला सीन भी नहीं है क्रिप्टो करेंसी के अंदर की, फॉरगेट की वाला कि भैया आप कुछ डिटेल्स डालकर की ले लो, क्योंकि बहुत ही सिक्योर्ड है, राइट। किसी की आइडेंटिटी नहीं पता था कि कौन किस के अकाउंट से पैसा कहाँ पे गया, तो इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का भी खतरा है। और जितने भी जो उल्टे सीधे काले धंधे होते हैं सब इसी के माध्यम से हो रहे हैं आजकल, जो एक्सचेंज हो रहा है ट्रांजेक्शन का। मालवेयर थ्रेट है, वही चीज जो मैंने भी आपको बताई। खतरा हम लोग को हैकिंग का देखने को मिलता है, मालवेयर का देखने को मिलता है, राइट। टेररिस्ट फंडिंग भी हो रही है। वेरी गुड राजवीर जी। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसकी एक आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें कुछ पूछना है क्या कि आगे बढ़े? थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यस। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की हम लोग बात करेंगे। क्या ये टेलीस्कोप लॉन्च हो गया या नहीं, ये बताइए। इसकी लॉन्चिंग होनी थी 18 दिसंबर को, बट किसी कारणवश लॉन्चिंग जो है वो डिले हो गई अंटिल 22 दिसंबर। एक एक्सीडेंट हुआ था फ्रेंच गिनिया में उसके बाद। और स्पेस टेलीस्कोप जो है वो ओरिजिनली वही मैंने आपको बताया दिसंबर 18 को लॉन्च होना था। अब ये काम की चीज नहीं अपनी अपने लिए, यहां से है चीजें काम की। ये जॉइंट वेंचर किस किस के बीच में है ये पढ़ा चुका हूं आपको ऑलरेडी, ये टॉपिक ये रिपीटेड है। यूनाइटेड स्टेट्स यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यानी यूनाइटेड स्टेट्स की नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के बीच का ये ज्वाइंट वेंचर हम लोग को देखने को मिल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो प्रोजेक्ट है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये ऑर्बिट करेगा या नहीं करेगा, धरती के चक्कर लगाएगा या नहीं लगाएगा, ये बताइए चलिए।
नहीं लगाएगा, ये धरती के चक्कर नहीं लगाएगा। हालांकि लिखा क्या है, इट इज एन ऑर्बिटिंग इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी। क्या लिखा है, ऑर्बिटिंग इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी, बट एक्चुअल में ये चक्कर नहीं लगाएगा, एक जगह पर जाकर खड़ा हो जाएगा। राइट, किस जगह पर जाकर खड़ा हो जाएगा, ये चक्कर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जिस जगह पर इसको ले जाके खड़ा किया जा रहा है उस जगह से पूरी की पूरी इसकी रेंज जो है वो उसको प्रॉपर मिलेगी, बिल्कुल L2 रेंज में जाकर ये खड़ा हो जाएगा। राइट, कि जहां से इसको पूरा जो है वो कैप्चर मिलेगा, पूरा पूरा जो है उसको व्यू जो है वो मिलेगा। राइट, जैसे कैमरे में फोटो वोटो खींचते हो ना, कि थोड़ा दूर जाके दूर चले जाते हो आप, तो क्या होता है कि कैमरे के अंदर बहुत ज्यादा आप व्यू को कैप्चर कर सकते हो। आप अपने फोन का कैमरा निकालो, पास रखो एक चीज को, फिर दूर जाओगे तो बहुत सारी चीज कैप्चर होगी कि नहीं होगी, बस वही वाइड एंगल। यस, क्या बात है राजवीर जी, बेहतरीन फोटोग्राफी चल रही है मतलब आजकल। तो इट इज एन ऑर्बिटिंग इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी दैट विल कॉम्प्लीमेंट एंड एक्सटेंड द डिस्कवरीज ऑफ हबल स्पेस टेलीस्कोप। तो जो हबल स्पेस टेलीस्कोप जो आया, रखा गया था, तो उसने जो भी चीज डिस्कवर करी थी उसको और बेहतर तरीके से और एक्सटेंड डिस्कवरी जो है ये करेगा। यानी कि बहुत एक एडवांस ये टेलीस्कोप हम लोग को देखने को मिल रहा है। टेलीस्कोप का मतलब दूर वाले एरिया को जो है वो कैप्चर करना। राइट, दूर तक टेलीस्कोप मतलब दूरबीन, तो ये वही है, दूरबीन है, स्पेस की दूरबीन हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके अंदर लॉन्गर वेवलेंथ कवरेज भी है और ग्रेटर इंप्रूव्ड सेंसिटिविटी भी इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ वेब जो है उसे पहले नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता था, फिर इसका नाम चेंज करके 2002 में जो है वो जेम्स वेब, जो नासा का एडमिनिस्ट्रेटर था, फॉर्मर नासा एडमिनिस्ट्रेटर, उसके नाम पर रख दिया गया। और एक बहुत बड़ा इंफ्रारेड टेलीस्कोप है ये, अप्रोक्सीमेटली 6.5 मीटर का इसका मिरर हम लोग को, प्राइमरी मिरर देखने को मिल रहा है। और ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस इस टेलीस्कोप के हम लोग को क्या देखने को मिल रहे हैं, तो टेलीस्कोप के फंक्शन आपको ऑलरेडी पता ही है। अब स्पेस का टेलीस्कोप है तो स्टार और गैलेक्सी जो है, बिग बैंग बताया जाता है कि बिग बैंग जो थ्योरी हम लोग को देखने को मिलती है, जिसके बाद पूरे प्लैनेट्स वगैरह जो है वो बने हैं, तो कह रहे हैं कि उस समय के स्टार्स को ढूंढने के लिए ये हेल्प करेगा। राइट, और हमारे आसपास जितने भी प्लैनेट्स हैं, जो भी एनवायरमेंट है स्पेस का, राइट, तो उनकी स्टडी करने में हेल्प करेगा ये टेलीस्कोप। राइट, और कॉस्मोस वगैरह जो लाइट्स वगैरह हम लोग को जो देखने को मिलती है, जो क्षेत्र रीजन जो हमें देखने को मिलता है, उसको और डीपली तरीके से जो है वो एनालिसिस करेगा। साइंटिस्ट रिसर्चर को इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, फिर एक नई डिस्कवरी, नई रिसर्च जो है वो इसके थ्रू हो सकेगी। बड़ा मिरर इसमें लगा है 6.5 मीटर के डायमीटर का। राइट, और इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत एडवांस इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है। और बताया जा रहा है कि जब यूनिवर्स जिस समय जो है वो बना था, तो उस समय जो पहली पॉपुलेशन थी स्टार्स की, यानी कि जो ग्रुप ऑफ स्टार्स उस समय थे, तो उनकी जो लाइट है उसको डिटेक्ट करने के लिए ये केपेबल है। राइट, तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है, जो कि मोर देन 13.5 बिलियन ईयर्स अगो की बताई जा रही है। इसकी ऑर्बिटिंग की बात करें तो हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है वो धरती के चक्कर लगाता है, बट ये नहीं लगाएगा। राइट, ये एक जगह पर जाकर बैठ जाएगा। इट विल सिट एट अर्थ सन L2 लैग रेंज पॉइंट। L2 रेंज में जाकर बैठ जाएगा ये, 5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है ये। और इवन इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें भी लगाई गई हैं, ऐसे फॉइल्स वगैरह भी लगाए गए हैं जो कि सूरज की जो सोलार शील्ड इसके अंदर जो लगाई गई है, जो कि सन की लाइट को ब्लॉक करेगी, जिससे ये गर्म नहीं हो पाएगा, ठंडा रहेगा, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, समझ में आ गया, पूरी चीज याद भी आ गई होंगी, पहले भी इस टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं। राइट, चलिए। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या होता है ये भी पढ़ा चुका हूं, बता दो जरा इसका आंसर। मैं चाहूंगा आप ही लोग आंसर दें इसका, कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या है। अभी बहुत समय पहले अभी कुछ न्यूज नहीं चल रही थी, मेरे ख्याल से 1 डेढ़ 2 महीने पहले न्यूज चल रही थी कि हमारे पास जो है वो 2 दिन का तेल बस क्या करना है, सच कर लो, बस सच कर लें। हो रही है, हवन हो रहा है, ठीक ठीक है। हाँ सॉरी यार, वो 1 मिनट, छोटा भाई आया था, वो क्या अभी वो करते हैं ना, हवन करते हैं, तो वो कुछ रहता है, डालना रहता है हवन कुंड में, क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं ऐसा, स्वाहा ऐसा करते हैं ना, स्वाहा। तो वो लेके आया था, बस बोल रहा था हाथ लगा दो यार भैया अभी ऊपर, आहुति आहुति, यस एग्जैक्टली, आहुति। बस वही लेके आया था अभी, और ऊपर अभी फर्स्ट फ्लोर गया है कि मेरे नाम की आहुति, हाथ लग गया तो चढ़ जाएगी। तो बस कितनी अच्छी बात है, आप लोग को पढ़ाते हुए बस मैंने हाथ लगा दिया, मतलब आप सब के नाम से भी आहुति जा रही है, क्या बात है। चलिए, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या है, हमने न्यूज में जो है वो डिस्कस किया था, किस चीज के बारे में डिस्कस किया था, वी हैव डिस्कस कि अभी बस कुछ दिन का ही पेट्रोल हमारे पास बचा है ना, ऐसी कॉमन मैन के बीच में यही बातें चल रही थी, अरे बस 2-3 दिन का पेट्रोल बचा। इलेक्ट्रिसिटी को लेकर चल रहा था, कोल को लेकर भी ये सब चीजें जो है वो चल रही थी, है ना। इवन मेरे ख्याल से शायद पेट्रोलियम को लेकर भी चल रही थी। ये लगे हैं लोग लाइन में लग लग कर पेट्रोल जो है वो फुल टैंक करा रहे हैं। राइट,
चलो एनीवेज, तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हम लोग इसलिए रखते हैं इस पर्टिकुलर रिजर्व को, क्योंकि अगर बाय चांस हमारे पास अगर पेट्रोल खत्म होता है तो हमारे पास कुछ रिजर्व जो है वो होना चाहिए, यानी कि अगर सप्लाई जो है वो डिसरप्ट होता है तो हमारे पास कुछ पर्टिकुलर होना चाहिए, कुछ रिजर्व होना चाहिए ये करने के लिए, मैनेज करने के लिए पूरी स्थिति को, राइट। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल कई बार जब सप्लाई हमें देखने को मिलता है कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है, तब क्या होता है, प्राइस इंक्रीज होते हैं। तो इस चीज की स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास रिजर्व रहे, राइट, हमारे पास अवेलेबिलिटी रहे कि प्राइस जो है वो एकदम से इंक्रीज ना हो। तो देखिए अभी जो ये टॉपिक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लाया जा रहा है वो इसीलिए लाया जा रहा है क्योंकि इंडिया अब 5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल का अपने इमरजेंसी स्टॉक से, राइट, क्या कर रही है, निकाल रही है, रिलीज कर रही है, राइट। जो कि हम लोग को देखने को मिल रहा है कि और इवन यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान, ये सब कंट्रीज भी जो है अपने रिजर्व से ऑयल जो है वो निकाल रही। क्यों निकाल रही, क्यों, किस पर्पस के लिए, टू कूल ऑयल प्राइसेस। जो ऑयल के प्राइसेस हाई हो रहे हैं उसको इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो स्टेबल करने के लिए। तो डिमांड और सप्लाई का यहां पर रूल लगाओ आप। कुल मिलाकर अभी सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस इंक्रीज होंगे। तो अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने इस चीज की गुहार लगाई थी, सभी कंट्री को कहा था, पिछले हफ्ते की ये बात है। यूनाइटेड स्टेट्स ने इस बारे में जो है वो डिस्कशन किया था, कहा था कि यार जितनी भी कंट्रीज है, चाइना, जापान, इंडिया, राइट, ये सब जो ऑयल कंज्यूमिंग, लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमिंग नेशन है, तो वो अपने अपने जितने भी उनके क्रूड ऑयल के जो स्टॉक्स हैं उससे अपने ऑयल को जो है वो निकालें, यूज करें, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट पे डिमांड और सप्लाई के इशू आ रहा है और इसके चलते प्राइसेस इंक्रीज हो रही है। तो प्राइस को स्टेबल करने के लिए, कदम उठाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा था। और this is the first time ever that India, which store 5.33 million ton or about 38 million barrels of crude oil in the underground caverns at 3 location on the east and west coast, is releasing stock for such purpose। और ये पहली बार हो रहा है कि हम लोग अपने रिजर्व से प्राइस को स्टेबल करने के लिए तेल जो है वो निकाल रहे हैं। मतलब क्वेश्चन आया योगिता जी का, मतलब आने वाले टाइम में पेट्रोल, नहीं 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 नहीं, देखो अपने ये बिल्कुल ऐसा मत सोचो। देखिए योगिता जी, हमारे यहाँ जो पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल के रेट, ये चीज हमें पता लग चुकी है, ये इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस से बहुत अलग चलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये लोग क्या लगाते हैं, बताइए जरा, पेट्रोल के ऊपर क्या चीज लगती है, इन लोग पेट्रोल के ऊपर क्या चीज लगाते हैं, कौन सी ड्यूटी लगाते हैं, ये वैट लगाते हैं पेट्रोल के ऊपर, और सेज लगाते हैं पेट्रोल के ऊपर। क्या पेट्रोल जीएसटी के अंदर आता है, एक्साइज, बस यही मैं जानना चाह रहा था, ये बिल्कुल आपने जो चीज लिखी है, एक्साइज, यस, ये जीएसटी के अंदर नहीं आता है पेट्रोलियम, राइट, जीएसटी के बाहर है ये। तो इसलिए हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग स्टेट जो है वो अपनी अपनी एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो हमें देखने को मिलती है कि वो डाउन नहीं करती, वैट अपने डाउन नहीं करते हैं, राइट। तो इसलिए क्या होता है, ये प्राइस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो इन लोग क्या होता है, अलग अलग स्टेट और इवन यूनियन गवर्नमेंट ऑल्सो, राइट, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है इंटरनेशनल मार्केट भले ही कितना भी स्टेबल चल रहा हो उससे फर्क नहीं रखता। ये एक्चुअली आपको मैं सच्चाई बताऊं तो कोरोना वायरस में जो लॉसेस जो हुए थे ना सरकार के, तो इन्होंने एक प्रकार से टैक्सेस को हाई इसलिए भी रखा कि जिससे कि ये लॉसेस कवर कर सके, समझ रहे हो। तो ये चीज है, तो इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि हमारी कंट्री के अंदर इंटरनेशनल प्राइस जो है वो स्टेबल होंगे तो हमारे यहाँ पेट्रोलियम के प्राइस स्टेबल होंगे, नहीं करते ये लोग, राइट। अब क्या बोले। और हाँ, अगर ये जीएसटी के अंडर आ जाता है ना तो मजा आ जाएगा, फिर तो प्राइस जो होंगे वो सही रहेंगे। जो चीजें जीएसटी के अंडर आती हैं उनमें सेज एक्साइज जो है वो लगाते हैं, नहीं ये तो जीएसटी के अंदर जो है वो नहीं आई। इसमें ये बहुत ज्यादा जो है वो, अभी जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें इन्होंने इतनी ज्यादा ड्यूटी जो है वो लगा के रखी हुई है कि इनसे बोला जा रहा था कि आप अपनी अपनी ड्यूटी जो है वो डिक्रीज करें, कम करें, बट नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए इंटरनेशनल मार्केट से तो आप सोचो ही मत कि उसमें अगर स्टेबिलिटी होगी तो हमारे यहाँ प्राइस पेट्रोल के कम होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। अभी एक दिन बीच में मैंने अभी तो फिर भी तेल की कीमत इन्होंने सस्ती करी थी, मैंने 118 रुपए लीटर तेल डलवाया यार, दिमाग खराब हो गया था। जहां गाड़ी जो है मेरे ख्याल से एक टाइम था, आज से एक आधी साल पहले 2800 के आसपास फुल टैंक हो जाती थी, अभी जो है वो होती है वो अराउंड मेरे ख्याल से 3500 3600 के आसपास फुल टैंक हो रही है। दिमाग खराब हो जाता है। अब बट क्या करोगे अब, पर फिर भी देखो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स मानते नहीं है, फिर भी करे जा रहे हैं शेयर फालतू में, पेड बैच की लिंक्स शेयर करे जा रहे हैं। मतलब ऐसी हरकत करने से भैया एग्जाम नहीं निकलेगा, ऊपर वाला देखता है, क्योंकि जितने फेयर तरीके से मैं काम करता हूँ, ऑपरेट करता हूँ, टाइम लेता हूँ, उसका रिजल्ट तो मुझे मिलता है, मुझे तो फायदा होगा,
उसका टेंशन मत लो आप लोग, मुझे तो बहुत फायदा हो रहा है और होता रहेगा, राइट। जो ये टुच्ची हरकत करेगा उसी का सबसे ज्यादा नुकसान होना है। अरे बहुत लोग हैं यार, प्रतिज्ञा जी क्या बताएं यार, अभी अभी तो नाम वाम भी आ जाते हैं मेरे पास, बट फिर भी चलो छोड़ो, जाने दो। चलिए, समझ में आ गई आपको पूरी बातें? इसमें और कुछ चीज समझनी है इस टॉपिक के अंदर कि थ्योरी में बढ़ूंगा आगे? ठीक है, चलिए अब थ्योरी सुनिए। यूनाइटेड स्टेट्स ने, जैसे मैंने आपको बताया, पिछले हफ्ते रिक्वेस्ट करी थी कुछ लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमिंग कंट्री से, इंक्लूडिंग चाइना, इंडिया, जापान, कि वो अपने जो रिजर्व है उससे पेट्रोल को भी निकालें कुछ समय के लिए, जिससे कि ग्लोबल एनर्जी के जो प्राइसेस है, ग्लोबल ऑयल के प्राइसेस है, वो स्टेबल हो सके। और ये तब आया जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और उनकी जो एलाइज है, उनके द्वारा रिपीटेड रिक्वेस्ट जो है वो की जा रही थी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि सप्लाई जो है ज्यादा रहेगी, डिमांड जो है वो कम रहेगी, प्राइस जो है वो डिक्रीज होंगे। बट अगर सप्लाई में प्रॉब्लम आती है और डिमांड तो इंक्रीज है ही इस चीज की, तो प्राइस बढ़ना तय है, राइट। तो ये चीज हम लोग को सिंपल सा फॉर्मूला देखने को मिलता है। तो ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है क्या, सामरिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम है क्या? तो इसमें किया क्या जाता है कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल सप्लाई डिसरप्ट होती है किसी भी तरीके से, राइट, हम तक पेट्रोल नहीं पहुंच पा रहा हो किसी भी नेचुरल डिजास्टर के कारण, वॉर के कारण या दूसरी कलामिटीज के कारण, राइट, इन सब इश्यूज के कारण, तो हमारे पास एटलीस्ट इतना स्टॉक, इतना रिजर्व तो रहे कि जिससे कि हम कुछ दिन जो है वो अपने चला सकें। तो इसके लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हम लेकर आए। अच्छा, किसने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की योजना शुरू करने का ऐलान किया था? किसने घोषणा करी थी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की स्कीम को या प्रोग्राम की? नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने तो की, बट मैं एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी की बात जानना चाह रहा हूं। आपने ये टॉपिक रीड किया है ना, तो उसमें आपने पढ़ा होगा, अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार आई थी तो उसने इस कंसेप्ट को लेकर आई थी 1998 में, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के। तो ये पॉइंट याद रखना, अटल जी ने इस कॉन्सेप्ट की जो है वो शुरुआत करी थी। हालांकि अटल जी ने बहुत, आप देखिएगा उनके टेन्योर के समय में बहुत सही काम हुए थे और बहुत सारे काम हुए थे। चलो देखो, अगेन टेलिंग यू कि मैं किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को ना सपोर्ट करता हूं ना आपको बोलता हूं सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, ब्यूरोक्रेसी की आप तैयारी कर रहे हैं। आपके लिए जो सबसे ऊपर है वो कौन है, बताइए कौन है? जनता है, राइट, सिटीजन, इंडियन सिटीजन है, जिनको आपको सर्विस प्रोवाइड करानी है, बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करानी है। गवर्नमेंट तो आती जाती रहेंगी आपके समय पर, आप परमानेंट ब्यूरोक्रेट है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। और पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो स्ट्रेटेजिक होते हैं नेचर में, और क्रूड ऑयल जो भी स्टोर किए जाते हैं इस रिजर्व के अंदर, उसका उपयोग तब किया जाता है जब ऑयल शॉर्टेज इवेंट होता है, राइट, और या फिर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करती है, तो हम लोग कुछ रिजर्व को रखकर छोड़ देते हैं, राइट। और कंस्ट्रक्शन जो है स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी का, इसे कौन मैनेज करती है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो रिजर्व, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है, जो ये रिजर्व हम कुएं जो खुदवाते हैं, कुएं जो बनाते हैं पेट्रोलियम के, रिजर्व रिजर्व जो बनाते हैं स्पेशली, तो ये कौन इसे मैनेज करती है, कौन सी बॉडी मैनेज करती है? तो इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, मतलब ये कंपनी है, ये मैनेज करती है, राइट। ये पूरी तरह से ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड की है, और जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर, राइट। और इसके अलावा फेज 1 और फेज 2 की अगर हम लोग बात करें, तो ये पूरी जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो शुरू हुआ है, ये फेज 1 और फेज 2 में शुरू हुआ है। आपको एक्चुअली 3 लोकेशन तो मेनली पता होनी चाहिए, विशाखापट्टनम, मैंगलुरु और पादुर। यहां पर 3 लोकेशन पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये हम लोग के कुएं हैं, राइट, स्ट्रेटेजिक कुएं, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है ये, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये स्टोरेज फैसिलिटी है जिसकी कैपेसिटी 5.33 मिलियन मैट्रिक टन की हम लोग को देखने को मिल रही है। और फेज 2 के अंदर हम लोगों ने 2 एडिशनल कमर्शियल कम स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी भी शुरू करी है, ओडिशा के अंदर चंदीखोल में और पादुर में तमिलनाडु के अंदर, और ये पीपीपी मॉडल के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिल रही है। याद आ रहा है आपको, हमने इस टॉपिक को भी पहले कवर किया हुआ है, एग्जैक्टली लोकेशन भी मैंने आपको बोली थी कि ये आपको याद रखना है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और हमें आवश्यकता क्या है इस प्रकार के रिजर्व की, और 1998 में क्यों हमने शुरू किया था? तो देखो 1990 का समय था जब गल्फ वॉर हम लोग को देखने को मिला था, राइट। तो उस समय बहुत एनर्जी क्राइसिस हो रहे थे, हमारे पास तेल की कमी होती जा रही थी, तेल की कमी होगी तो प्राइसेस इंक्रीज होंगे, और इंडिया का ऑयल रिजर्व जो था उस समय पर वो मात्र 3 दिन के लिए ही था। वाइल इंडिया ने मैनेज किया उस क्राइसिस को, बट फिर भी आज की डेट में भी हम लोग को डेंजर नजर आता है क्राइसिस का। इवन पेंडेमिक के समय पर भी हम लोग को समझ में आ गया कि सप्लाई चेन जो है वो जब डिसरप्ट होती है, तो जो एसेंशियल चीजें हैं उसमें कितनी प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं इंपोर्ट कराने में, राइट। तो इस प्रकार की एनर्जी इनसिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने ये कंसेप्ट लेकर आए थे 1998 में। और आज की डेट में इंडियन कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, और इसलिए हम लोग
की जो इस प्रकार के जो रिजर्व्स हैं उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं, और जो कि अभी रिसेंट पास में हम लोगों ने बढ़ाए थे। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, और इसी के साथ आज का लेक्चर जो है वो समाप्त होता है। कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। स्पेशल पर्पस व्हीकल, देखो स्पेशल पर्पस व्हीकल कुछ नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या चीज देखी इस टॉपिक के अंदर, बताओ मुझे कि कौन सी कंपनी है जो कि ये मैनेज कर रही है रिजर्व्स को। नाम बताओ उस कंपनी का। ISPRL, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। तो ये कंपनी है, ये कंपनी का स्पेशल पर्पस व्हीकल है, यानी कि हम लोगों ने रिजर्व को मेंटेन करने के लिए एक स्पेशली एक कंपनी जो है वो तैयार करी है, जिसका मेन काम यही होगा रिजर्व को मेंटेन करना, मैनेज करना। अब समझ में आया? जब भी पढ़ो स्पेशल पर्पस व्हीकल के बारे में कि ये क्या होता है, तो स्पेशली एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जब कुछ चीज लाई जाती है, कुछ एंटिटी तैयार की जाती है, तो उसको स्पेशल पर्पस व्हीकल कहते हैं। क्लियर योगिता जी? चलिए फिर अभी हम लोग साइन ऑफ कर रहे हैं, और बाकी शाम में 6 बजे आपकी मेंस आंसर राइटिंग की, ये मैसेज स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएससी बैच में है। शाम में 6 बजे आपकी मेंस आंसर राइटिंग वाले जो सर हैं उनके साथ लाइव डिस्कशन है आपका, आपके मेंस आंसर राइटिंग से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं। एक मिनट रुकना, एक कुछ मैसेज आया है। कल पॉइंट करके क्या हो रहा था, मतलब मैं समझा नहीं होगी जी किस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं। अभी सर डेढ़ हुआ है 27 का। अभी नहीं यार, अभी एक्चुअली राजवीर जी इसलिए नहीं खींच पाऊंगा क्योंकि मैंने उस चीज को जो है वो एक बार गो थ्रू नहीं किया है। मुझे एक बार गो थ्रू जो है वो करने दीजिए। कल के पॉइंट, कल पॉइंट, अच्छा हाँ, कल कल तो वो आपको मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ना, कल सुबह 4:30 बजे से आपका शुरू होगा पूरा सेशन, ये पॉइंट वाले, कि जिसमें आप जो है वो पढ़ाई करेंगे। अभी 3:30 वाली क्लास की इंफॉर्मेशन मैं आपको बहुत जल्दी दूंगा। अभी क्या, मुझे अभी नहा के यार ऊपर जाना है थोड़ा सा, थोड़ी देर तो भगवान के जय कर लूं मैं नहा वहा के। तो मैं आपको 3:30 की इंफॉर्मेशन देता हूँ। वैसे अगर बाई चांस अगर क्लास होगी तो 3:30 बजे मैं आपको बता दूंगा। बाकी मैं आपको 6 बजे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अभी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि 6 बजे आपकी जो है वो मेंस आंसर राइटिंग वाले सर के साथ क्लास है। ये यूपीएससी बैच के स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है। ठीक है, तो जितने भी आपके पास डाउट है मेंस आंसर राइटिंग से रिलेटेड, सब कुछ जो है वो कलेक्ट कर लो, लिख लो, उनसे सब कुछ पूछ लेना। 1 घंटे का सेशन होगा 6 से 7 का। ठीक है, चलिए फिर मैं साइन ऑफ कर रहा हूं। अभी हम मिलेंगे शाम में 6:30 बजे, तो उनके साथ ही रहूंगा मैं, तो 6 बजे तो उनके साथ रहूंगा, तो मिलते हैं उस समय। और बाकी 3:30 वाली क्लास हो रही है या नहीं हो रही उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।